नमस्कार, आदाब, गुड इवनिंग। मैं शाहनवाज अख्तर। आज एक स्पेशल एपिसोड में मैं इप्सा शताक्षी के साथ में हूँ, जो रुपेश कुमार सिंह की वाइफ हैं। रुपेश कुमार सिंह पिछले 1 सालों से जेल में बंद हैं। वो झारखंड के पत्रकार हैं और रुपेश कुमार सिंह सरोकारों के पत्रकार के तौर पे जाने जाते हैं। लेकिन जितनी प्रखर उनकी पत्रकारिता रही है, शायद सरकारों को उतनी ही ज़्यादा उनसे दिक्कत हुई है। 2019 में भी एक बार उनको अरेस्ट किया गया था बिहार पुलिस के जरिए से, पर उस वक्त उनको बेल मिल गई थी। अभी पिछले साल 17 जुलाई को उनकी दोबारा अरेस्टिंग हुई है और इस दोबारा अरेस्टिंग के बाद उन पे टोटल 4 मामले अभी चल रहे हैं, जिसमें 2 मामले में वो बेल पे हैं। अब हमारी पुरानी स्टोरी पिछले साल जो हमने की थी और इस स्टोरी के बाद हमें ये बताते हुए अच्छा भी लगता है कि हमने जो इस स्टोरी की शुरुआत की थी उसके बाद रुपेश कुमार के मामले को पूरे नेशनल और इंटरनेशनल मीडिया ने बाद में पब्लिश किया और यहाँ तक कि यूएन की तरफ से भी इसमें सवाल खड़े किए गए हैं कि ऐसे पत्रकार को, जो जन सरोकारों की पत्रकारिता करता है, उसे क्यों सरकार ने अरेस्ट करके रखा हुआ है। तो पिछला 1 साल कैसे गुजरा है, किन हालातों में गुजरा है, इप्सा बताएंगी। जो पहले टीचर थी लेकिन अब वो लॉ की पढ़ाई करने लगी हैं। तो और रुपेश और इप्सा का एक बच्चा भी है, उसकी परवरिश कैसे हो पा रही है, कितना मुश्किल वक्त है। हालांकि इप्सा के पिता एक पत्रकार भी हैं और वो एक बहादुर फैमिली के तौर पे जानी जाती हैं, लेकिन उसके बावजूद जो दिक्कतें बिना रुपेश के जो आई होंगी वो हम उनसे समझने की कोशिश करते हैं। जी जी, सभी साथियों को मेरा जोहार। पिछला जो 1 साल रहा है वो आप सब तमाम साथी भी समझ सकते हैं कि कितना मुश्किल भरा हो सकता है एक लाइफ पार्टनर के तौर पे, एक माँ के तौर पे अपने बच्चे को, जो कि अभी जो हमारा जो बेटा है वो इस बार 6 साल कंप्लीट करेगा 31 जुलाई को। ऐसे बच्चे को समझाना भी कि मतलब पिछले 1 साल से वो रट लगाए हुए हैं कि कब उसके पापा उससे मिलने आएंगे, कब उसके पापा घर वापस आएंगे। तो इसको समझा पाना, इसको रखना, ये बहुत मुश्किल भरा होता है। अगर मैं सारी जो भी मुश्किलें जो आई हैं, उनमें अगर मैं सबसे ज़्यादा अगर मुझे जूझना पड़ा है, तो वो उसमें से एक ये है। बाकी जी रुपेश की जब गिरफ्तारी हुई तो शुरुआत में कितने मतलब अगस्त के महीने में बहुत ही मुश्किल भरा उनके लिए रहा जेल के अंदर रहना। मैं पहले भी आपने भी ये स्टोरी की हुई है और मैं आपके साथ भी शेयर कर चुकी हूँ। उस समय जी उनको आइसोलेशन में रखा गया था। उसके बाद फिर उनका जेल ट्रांसफर किया गया। वहाँ भी उनको एक पनिशमेंट सेल में रखा गया 6 से 7 दिन। तो ये जो तमाम चीज़ें जो रुपेश के साथ जेल के अंदर भी चल रही थी, ये सब बहुत मुश्किल भरा था। ये सब तो मतलब बाहर में मुझे भी इसके लिए प्रयास करना पड़ रहा था कि मैं क्या कर सकती हूँ कि उनकी हालत में कुछ सुधार की मतलब गुंजाइश हो पाए, कुछ सुधार हो पाए। साथ ही साथ उनके लिए, क्योंकि अब धीरे-धीरे करके ये 4 केसेस लाए जा चुके हैं। चारों जो जगह है, वो बिल्कुल एक-दूसरे से मतलब सटे हुए नहीं है, बिल्कुल एक-दूसरे से दूर जो है। सारे जगहों पर हमारे मतलब वकील का चुनाव करना, उनके साथ वकील के साथ कोऑर्डिनेट करना, उनको बाकी मामलों के बारे में जानकारी देना, उनसे जहाँ के जो वकील हैं, उनसे जानकारी लेना। ये सारी चीज़ें चल रही है, साथ में फिर घर को भी चलाना है, उसको भी रन करना है, बच्चे को सँभालना है। ये सब बहुत मतलब बहुत ही मुश्किल भरा हुआ ये समय बीता है और इस समय में मैं ये कह सकती हूँ कि बहुत ही भागदौड़ भरी मेरी ज़िंदगी रही है। फिज़िकली तो भागदौड़ भरी रही ही है। दिमागी रूप से शायद मुझे लगता है कि मैं कभी भी निश्चिंत नहीं रह पाई हूँ, कभी भी नहीं। जी और जो एक सबसे सबसे सख्त, सबसे मुश्किल वाला वक्त होगा जिस वक्त, और मैं ये भी समझना चाहता हूँ कि मैं एक पत्रकार हूँ, मैं भी झारखंड से हूँ। कई बार लोग कहते हैं, फैमिली कहती है कि ऐसी पत्रकारिता क्यों करनी है जिसका अंजाम जेल हो। आज के दौर में ऐसी पत्रकारिता देश में बची हुई, देश में लोग कर रहे हैं जिसमें बहुत आराम से ज़िंदगी लोग गुजार रहे हैं और सरकारों की वाहवाही लूट रहे हैं, सरकार के सारे ऐश आराम उनके लिए हैं। तो जो सबसे मुश्किल वक्त आपका आया होगा, क्या ये भी कभी ख्याल आया कि रुपेश ने ऐसी पत्रकारिता क्यों की?
बिल्कुल, अगर मैं एक जीवन साथी के तौर पे देखती हूँ, एक माँ खास करके एक माँ के तौर पे जब मैं सोचती हूँ, तो बिल्कुल ये ख़्याल कई बार आया कि हम भी साथ बड़ी ज़िंदगी जी सकते थे। हम भी कहीं किसी मतलब कचरे में ना पड़ के या रुपेश अगर इस तरह का एक जोखिम भरा वो जर्नलिज़्म ना करते, तो हम भी घर की ज़िंदगी जी सकते थे, जो भी रहता कम से कम घर में बैठ के आराम से खाना-पीना होता। और अब मैं एक चीज़ पूछा कि सबसे ज़्यादा कब मतलब रुपेश की कमी खली, तो मैं बताऊँगी कि वो गिरफ्तारी के बाद था। 31 जुलाई को बेटे के बर्थडे के दिन, जन्मदिन के दिन, वो एक पल था। वो बहुत ज़बरदस्त, मतलब उस दिन मुझे लग रहा था कि उनका उसके पापा का वहाँ उस समय प्रेज़ेंट रहना बहुत ज़रूरी था। जी। अ, फरवरी को 2 सालों के जेल में रहने के बाद सिद्दीकी कप्पन जिनके ऊपर तमाम इसी तरह के मामले थे, जिस तरह के मामले रुपेश के ऊपर आए हैं, वो उनको भी कहा गया है कि वो फंडिंग करते हैं नक्सलियों की। उनके आईफ़ोन को मैंने अपने पहले 1 साल पहले की रिपोर्ट में ये बताने की कोशिश की थी कि कैसे एक आईफ़ोन को दिखा कर के ये बताया गया कि इतना कीमती आईफ़ोन कैसे यूज़ कर सकते हैं। उनके एक एक्टिविस्ट हैं झारखंड के आलोपा कुजूर, उनसे मैंने बात किया। उन्होंने भी इसी मामले को लेकर हमें बताया कि उनके बाइक को लेकर के ये बताया गया कि इतना महँगा बाइक कैसे रख सकते हैं। हालाँकि वो ज़्यादा महँगी बाइक नहीं है, होंडा शाइन वगैरह जो बाइक है। तो इन सारे चीज़ों का बहाना बना करके दिखाया गया कि वो बहुत लग्ज़रियस लाइफ़ जी रहे थे। पता नहीं कितनी लग्ज़रियस लाइफ़ थी, वो ज़्यादा अच्छे से बेहतर से आप बताएँगे। पर इसी तरह के मामले सिद्दीकी कप्पन के ऊपर भी लगाया गया। सिद्दीकी कप्पन ने कोई रिपोर्ट भी नहीं बनाई थी और 2 सालों तक उनको जेल में रखा गया और फरवरी में उनको बेल मिली थी। अब जब उनको बेल मिली थी, तो मैंने ये नोटिस किया कि आपने भी खुशी का इज़हार किया और मुझे ये समझना है कि क्या आपको उसके बाद ऐसा लगा कि शायद रुपेश को भी अब आने वाले दिनों में कभी बेल मिल सकता है? बिल्कुल, और उम्मीद आज भी कायम है। मुझे खुशी हुई कि सिद्दीक कप्पन या उनके जैसे जो भी पत्रकार हैं या जो भी पॉलिटिकल जो प्रिजनर हैं, जब भी उनकी रिहाई की खबर आती है, बेल की खबर आती है, तो बिल्कुल खुशी होती है, बहुत ज़्यादा खुशी होती है। और रुपेश को लेकर ये उम्मीद तो बिल्कुल बनी हुई है कि देर लग सकती है, लेकिन सच हमेशा जीतता है और सच्चाई की जीत होनी ही है, होगी ही। लेकिन दूसरी तरफ एक डर भी मन में बना रहता है कि जिस तरह से एक गैप ले लेकर केस लगाए गए हैं अब तक, कि आगे जी, पता नहीं ये कब स्टॉप होगा, या जहाँ तक लगा है यही इसका मतलब ये स्टॉप हो चुका है, या आगे और कुछ होगा, ये मतलब कह पाना बड़ा मुश्किल है। तो दोनों तरह की भावनाएं मन में आती है, एक तरफ उम्मीद जगती है, दूसरी तरफ डर भी भय भी बना रहता है। लेकिन फिर भी अंत में यही मैं कहूंगी कि देर है, लेकिन वो मतलब सकारात्मक ये तो आना ही है। जी। अभी हाल के दिनों में हिंदुस्तान में, इंडिया में ये देखा गया है कि जो जिन लोगों को जेल में डाला जाता है, उनको 2 तरह की चीज़ें होती है उनके साथ में। एक तो मामला रुपेश के साथ में आ रहा है, वो ये आ रहा है कि एक बार जेल में डालने के बाद कई सारे मामले और जो पहले शायद लगा मामले नहीं लेते हैं। थे, नए मामले डाल दिए गए। और हम ये भी देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका ट्रायल ही शुरू नहीं होता। तो कम से कम रुपेश के मामले में ये है कि 2 मामले में बेल हुई है। लेकिन जो ये डर अभी भी क्या बना हुआ है कि फिर से कोई और मामला नहीं सामने आ जाए। बिल्कुल, ये तो डर बना हुआ ही है, खास करके जब जैसे एनआईए का एक केस रुपेश पे लगाया जा चुका है, मतलब रोहतास का एक केस था जो बाद में एनआईए ने टेक ओवर किया है, जबकि अपने अभी तक की जिंदगी में कभी रुपेश रोहतास गए ही नहीं है। फिर भी रोहतास का एक केस है जो अभी एनआईए पटना देख रही है। तो इसके अलावा एनआईए रांची भी अभी 2 मई को हमारे घर में हाउस सर्च के लिए आई हुई थी। तो ये जो एक हाउस सर्च हुआ है, जिसके बाद मन में फिर एक डर बैठा हुआ है कि पता नहीं अब फिर से एक नया मामला तो नहीं बनेगा। जी। और एक जो सबसे बड़ी बात है कि ये माना जाता है, रुपेश जो पत्रकारिता करते थे, उससे मतलब दबे कुछ लोगों की आवाज़ बन रहे थे। उसमें झारखंड में आदिवासियों के लिए लिख रहे थे, चाहे वो विस्थापन से प्रभावित हों, चाहे उनको पॉल्यूशन का मामला हो। जब वो उनकी अरेस्टिंग हुई थी 17 जुलाई को पिछले साल, उससे 2 दिनों पहले वो गिरिडीह गए थे, वहाँ पे भी पॉल्यूशन पे उन्होंने रिपोर्ट की थी। और हम झारखंड के रहने वाले लोग ये भी जानते हैं अच्छे से, स्टैन स्वामी को भी इसी तरह के मामले के लिए अरेस्ट किया गया और स्टैन स्वामी की जेल में ही मौत हो गई। स्टैन स्वामी भी आदिवासियों के बीच में रहकर काम करते थे। तो ये जो हम समझने की कोशिश कर रहे हैं,
एक ऐसा वक्त भी है, शायद मुझे लगता है कि रुपेश की गिरफ्तारी के कुछ ही दिनों बाद या उससे पहले देश के पहले आदिवासी राष्ट्रपति को चुना गया था। तो एक तरफ सरकारें राष्ट्रपति को और राष्ट्रपति जैसे पद पे आदिवासी को पहुंचाती हैं और आदिवासियों के लिए अपने आप को एक हितैषी बनती हुई दिखाना चाहती हैं, और दूसरी तरफ जो उनके लिए सवाल उठाते हैं, जो उनके लिए काम करते हैं, उनको जेलों में भेज रही हैं। इसे आप कैसे देखती हैं? जी, बिल्कुल यही सवाल मेरे मन में भी उठा था कि अगर सरकार आदिवासियों के लिए इतना अगर सॉफ्ट कॉर्नर रखती है, ये मतलब पहली बात तो जब एक आदिवासी महिला हमारे देश की राष्ट्रपति है, तो मुझे इस बात की बहुत खुशी है। लेकिन इसके पीछे सरकार की जो मंशा है वो भी क्लियर होनी चाहिए कि क्या अगर वो आदिवासियों को सच में आगे बढ़ाना चाहती है या अगर उनके उत्थान के बारे में सोचती है, तो सरकार को ज़रूर चाहिए कि झारखंड और छत्तीसगढ़ जैसे जो जगहें हैं, वहाँ के जो आदिवासी हैं, वहाँ के आदिवासियों पर वो दमन न चलाएँ, वो इन पर फोर्सेस न इनके लिए भेजें। वो जो सीमा पार की लड़ाई है, उस तरह की लड़ाई ना छेड़ दें और इनके जीविका से भी जो जुड़ी हुई जो कठिनाइयाँ, उस कठिनाइयों को आसानी में बदले नहीं कि उसको और भी वो बढ़ाएँ। अगर सरकार सच में अगर आदिवासियों की हितैषी है, तब तो उनके लिए काम करना चाहिए। और इस कड़ी में अगर हम देखें तो स्टेन स्वामी जो कि पार्किंसन जैसी बीमारी के शिकार थे, जो एक एस्केप के लिए जो मतलब जो हम लोगों ने पढ़ा, समझा, जाना कि एक उनको एक पाइपलाइन दिया गया, जिससे वो पी सकें। उसके लिए मतलब उतने एक मतलब बहुत छोटी-सी चीज़ थी ये। जी। लेकिन ये भी उनको नहीं दिया गया, जबकि स्टेन स्वामी को हम झारखंड में रहने वाले तमाम लोग जानते हैं कि वो उनका पूरा जीवन जो है वो समाज के लिए ही समर्पित था। वो आदिवासियों को, जो निर्दोष आदिवासी हैं, जो किसी भी नाम पर जेलों में बंद है, वो उनका एक आंकड़ा तैयार कर रहे थे। उनकी किताब भी मैंने पढ़ी थी कि जेल में जो कितने सारे आदिवासी जो है, एक बड़ी संख्या में आदिवासी बंद है, वो उनपे उन आंकड़ों को तैयार कर रहे थे, उस पे काम कर रहे थे और आदिवासियों के हित से जुड़े हुए बहुत सारे काम में वो मतलब अपना सहयोग दे रहे थे, वैसे जुड़े हुए काम में लगे हुए थे। दूसरी तरफ रुपेश सिंह है, रुपेश कुमार सिंह जैसे पत्रकार हैं, जो जाकर आदिवासियों की समस्याओं को सामने लाते हैं, उनके जो संघर्ष है उनको सामने दिखाते हैं। सरकार भी जो आदिवासियों के साथ जो कर रही है, उसको सामने रखते हैं। तो कम से कम आप ऐसी जो खबरें हैं, ऐसी जो परेशानी को या आदिवासियों के हित के लिए जो लोग सोचते हैं या जो सामने लाते हैं चीज़ों को, तो सरकार उनके प्रति क्रूरतम व्यवहार तो ना दिखाती। तो इसमें 2 तरह का चेहरा आता है, एक तरफ सरकार जो है वो मतलब आदिवासी की हितैषी दिखने की कोशिश कर रही है, दूसरी तरफ जो है, जो आदिवासियों के हित के लिए जो संघर्षशील हैं, जो आदिवासियों के लिए काम कर रहे हैं, जो उनकी आवाज़ को आगे ला रहे हैं, उनकी आवाज़ को दुनिया के सामने रखना चाह रहे हैं, उनके लिए तो आप बिल्कुल ही मतलब उनको आप जेल में डाल देने के लिए आतुर हैं, उनको आप जेल में डाल दे रहे हैं, उनको जेल में भी आप केस पे केस लादे जा रहे हैं। तो ये तो मतलब ये तो मुझे लगता है ये तो दोहरा चरित्र ही नज़र आता है। जी। और एक जो सबसे बड़ा सवाल, चूँकि आप एक पत्रकार की पत्नी हैं, और जो हिंदुस्तान में जो आज के वक़्त में जो माहौल है, उसमें एक पत्रकार करे क्या? अगर वो जो सरकारें चाहती हैं वो करे तो वो तो बहुत आसानी से हो जाएगा। लेकिन अगर लोगों की आवाज़ बने, तो उसे एप्रिसिएशन ना मिलकर वो इस तरह के झूठे मुकदमे, इस तरह के ज़बरदस्ती के चीज़ों को मतलब ज़बरदस्ती के केस में उनको डाल करके उनका लंबा वक़्त जो है वो जेलों में डाल करके जो वो एक काम समाज के लिए कर सकते हैं, जिससे समाज का भला होगा, जिससे सरकारें वो मतलब सही मायने में एक सरकारों को बहुत सारी चीज़ों को देखने समझने का मौका मिलेगा। हम झारखंड क्या देश के बहुत सारे ऐसे इलाकों को जानते हैं जहाँ तक सरकार की अभी भी पहुँच नहीं है, जहाँ तक सरकार की पुलिस नहीं पहुँच सकती है, जहाँ तक सरकार की कोई योजना नहीं पहुँच सकती है, और जब कोई पत्रकार बहुत मुश्किल से वहाँ पहुँचता है, उन सारी चीज़ों की रिपोर्टिंग करता है, तो उसे इस सारे हालात को फेस करने पड़ते हैं। तो जो आप पत्रकार की पत्नी की हैसियत से आप इसे कैसे समझते हैं? कोई फिर पत्रकार बनेगा क्यों? फिर कोई काम इस तरह का करेगा क्यों? और फिर समाज में बचता क्या है? देखिए, जी।
जहाँ तक मैं समझ रही हूँ कि पत्रकार का जो काम है, पत्रकार जैसे कई बार एक सवाल आता है ना, निष्पक्ष पत्रकारिता की भी बात आती है। तो पत्रकार जो है, मुझे जो लगता है कि पत्रकार को हमेशा जनता के साथ ही काम करना, मतलब जनता के लिए ही काम किया जाना चाहिए पत्रकार के द्वारा। क्योंकि सरकारें जो होती हैं, सरकारें तो खुद पावरफुल होती है, सरकार के पास तो सब कुछ होता है। और पत्रकार को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा गया है। सबसे बड़ी बात कि हमारा देश जो है वो विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश कहा गया है। हमारे संविधान में जो 4 पिलर है, उनमें से एक पिलर हमारे मतलब ये पत्रकारिता को बनाया गया है। पत्रकारिता चौथे पिलर के तौर पर काम कर रहा है। पत्रकारिता का काम ही यही है कि जो भी मतलब कि समाज का एक आईना है वो, यानी जो भी समाज में हो रहा है, जो भी हमारी सरकारें कर रही हैं, मतलब आखिर सरकार जो है, जब वो आम जन जो हमारे लोकतंत्र का जो एक कार्य करने का जो तरीका है कि भाई जनता के द्वारा चुन के जाती हैं और जनता के लिए काम करते हैं। लेकिन वो जब चुन के चली जाती है, जब वो सत्ता में आ जाती हैं, तो क्या जो अपने किए हुए वादे हैं, उनके हिसाब से वो काम कर रही हैं या नहीं कर रही हैं? वो जनता के हित में उनका जो काम जो किया जा रहा है, जो जनता के हित के नाम पर जा रहा है, वो जनता के हित में कितना जा रहा है? तो इन चीज़ों को पूरे सोसाइटी के सामने या सरकार के सामने सवाल करने का या रखने का जो एक आप कह सकते कर्तव्य है, वो एक पत्रकार का है। लेकिन ये बहुत ही बड़ा दुर्भाग्य है कि जब पत्रकार अपने इसी कर्तव्य को पूरी ईमानदारी से करता है, तो वो सरकार के लिए मतलब बुरा बनता हुआ दिख रहा है। वो सरकार के लिए उसको पता नहीं क्यों खतरा दिखता है, जबकि सरकार को तो खुश होना चाहिए कि ये तो उनके लिए ही काम कर रहा है। क्योंकि लोकतंत्र का एक बहुत बड़ा एक लोकतंत्र की खूबसूरती है टॉलरेंस जो पॉलिसी है। और अगर सरकारें ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी पे काम करने लगे, अगर आपको अपने खिलाफ आप कुछ सुनना ही नहीं चाह रही है, तो फिर वो लोकतंत्र के मायने क्या है? लोकतंत्र की खूबसूरती तो उसी समय खत्म हो जाती है, क्योंकि लोकतांत्रिक जो ये ढांचा जो है, लोकतांत्रिक जो एक पूरा कार्य प्रणाली है, वो तो इसी तरह की हम जो काम कर रहे हैं, जो सरकारें काम कर रही है, तो उसका लेखा जोखा उनके सामने रहे कि आप जो काम कर रहे हैं वो समाज पे क्या प्रभाव जा रहा है। सरकार के जो तंत्र में जो लोग हैं, वो सही लेखा जोखा लेकर नहीं आते हैं। सही लेखा जोखा पत्रकार उनके सामने रखता है, पत्रकार उनको सही जो है वो आंकड़े तक पहुंचाता है। सरकार सॉरी पत्रकार सही छवि रखता है। तो फिर पत्रकार पर तो कोई संकट आने ही नहीं देना चाहिए। अगर सच में एक लोकतांत्रिक ढांचे को बचाए रखना चाहती है सरकार, और सच में अगर लोकतांत्रिक मूल्यों पर कार्य करना चाहती है सरकार। जी, खासकर रुपेश का जब मामला जो जहाँ से शुरुआत हुई थी, रुपेश ने बास्के, मैं पूरा नाम भूल रहा हूँ, मोतीलाल बास्के, मोतीलाल बास्के का केस लिखा था। मैंने भी उसकी रिपोर्टिंग की थी। रुपेश ने हिंदी में की थी, मैंने इंग्लिश में की थी, और वो भी गिरिडीह का ही था। उसके बाद से सारा मामला शुरू हुआ। तो मोतीलाल बास्के का मामला कोई पत्रकार क्यों नहीं लिखेगा? अगर जब बाद में वो मामला जो है वो पता चला कि वो फेक इनकाउंटर था, बाद में उस वक्त जो अपोजिशन में सरकार थी जेएमएम की, उसने उस मामले को बहुत सपोर्ट किया था। लेकिन आज जब अरेस्टिंग हुई है तो जेएमएम की सरकार है ना? तो ये जो विरोधाभास है, ये बहुत बड़ी चीज है। और जो अफसोस की बात ये है कि उस सरकार में रुपेश के लिए किसी व्यक्ति ने, कोई किसी मिनिस्टर ने, किसी हेमंत सोरेन ने कभी एक सेंटेंस शायद नहीं कहा जो हमारी जानकारी में। बाकी आप बताएंगे कि ये जो बात है, ये काम हम कर रहे हैं तो आपको फायदा हो रहा है। जब आप सरकार में नहीं रहते, अपोजिशन में नहीं रहते हैं, बाद में जो है अरेस्टिंग हो जाती है और आप सरकार में होते हैं और आप कुछ कहते नहीं। देखिए, रुपेश की अरेस्टिंग के बाद अगर बयान आया है तो एक बस माले लिबरेशन, भाकपा माले लिबरेशन के जो हमारे जो कॉमरेड विनोद कुमार सिंह हैं, बगोदर के विधायक हैं, उन्होंने विधानसभा में आवाज उठाई थी, इनकी रिहाई की मांग की थी, उच्च स्तरीय जांच की मांग की थी। इनके अलावा और किसी ने वहाँ किसी तौर पे नहीं रखी अपनी बात।
और अगर बात रही हमारे मुख्यमंत्री जो है हेमंत सोरेन जी, तो उनको मैंने जनवरी 2023 में, इसी साल जनवरी में मैंने एक पत्र भी उनको भेजा है। मैंने उसे ट्विटर पे लगाया और मैंने उन्हें उनके जो एड्रेस है उस पर भी सेंड किया है। लेकिन अभी इन्हीं सवालों के साथ सेंड किया है, इन्हीं सवालों को लेकर मैंने वो पत्र लिखा था जिसमें मोतीलाल वाजपेयी का भी मैंने जिक्र किया था। क्योंकि मुझे भी याद है, अच्छी तरीके से याद है कि जब ये मामला चल रहा था 2017 में, तब हेमंत सोरेन सबसे ज्यादा मतलब उसमें आगे थे। अगर हम जेएमएम की बात करें तो, और हेमंत सोरेन के साथ शिबू सोरेन जी थे या फिर आपके बाबूलाल मरांडी थे, ये लोग राजभवन में धरना तक पे बैठे थे। जी मतलब हाँ, और ये उनका एक स्टेटमेंट भी आया था कि सरकार जो है वो आदिवासियों की हत्या करवा रही है, ऐसे करके एक न्यूज भी आया था, उसमें हेडलाइन भी मैंने देखा था। तो आज यही जब सत्ता में है तो पता नहीं क्यों वो अपने जो उन्होंने किया है, जो जिसके साथ वो खड़े थे, उसके साथ खड़े रहने वाले के अगेंस्ट ही क्यों हो रहा है कुछ, ये तो मेरी समझ से भी परे है। इसलिए मैं ये जानने के लिए उनको एक पत्र भेजा था, लेकिन उसका कोई रिप्लाई तो आया नहीं है अभी तक। क्या आपकी अभी भी कोशिश है कि हेमंत सोरेन से मुलाकात हो, हेमंत सोरेन से इस बारे में बातचीत हो, या क्या आपकी अभी भी ये कोशिश है? नहीं, ऐसी मैं कोई कोशिश में तो अभी नहीं हूँ, लेकिन मैं ये जरूर चाहूंगी कि राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो, एक बार इस विषय में जरूर सोचे कि जो इंसान, जो व्यक्ति समाज के लिए कुछ अच्छा कर रहा है, जो समाज में उसको कुछ अच्छा ही जा रहा है, कुछ वो फायदा ही पहुंच रहा है, तो ऐसे लोग को जेल के सलाखों के पीछे ना रखे, इन्हें इनकी रिहाई के बारे में एक बार जरूर सोचें। और ऐसे में जबकि यूएन तक से आवाज उठ रही है इनकी रिहाई के लिए। जी। तो रुपेश के बारे में सबसे खास बात यह है कि रुपेश, अ, और भी कुछ लोग जेलों में हैं, जर्नलिस्ट जेल में हैं, लेकिन रुपेश का मामला यूएन तक पहुंचा और यूएन ने भी ये बात कहा कि रुपेश जैसे पत्रकार को जेल में नहीं रखा जाना चाहिए और जल्द से जल्द रिहा किया जाना चाहिए। पर इस बात को भी कहे हुए इप्सा जी बताएंगे कि अच्छा वक्त गुजर गया है, मुझे याद जी नहीं बिल्कुल। कितने। जी। और अभी तक ऐसा कुछ होता दिख नहीं रहा है। हाँ, ये ज़रूर है कि 2 मामले में रुपेश को बेल मिली है, पर अभी जो सबसे बड़ा मामला है वो झारखंड हाई कोर्ट में सरायकेला खरसावां वाले केस में बेल की बात है, और एनआईए के मामले में भी बेल मिलना बाकी है अभी। तो अब देखते हैं आने वाले वक्त में कितनी जल्दी रुपेश की रिहाई होती है। 1 साल गुजर चुका है, 365 दिन किसी भी फैमिली के लिए बहुत बड़ी बात होती है, जिस फैमिली में एक 6 साल का बच्चा हो, और जहाँ पे इप्सा जैसे लोग हों जिनकी अपनी भी एक लाइफ है, जो अभी और भी बहुत कुछ कर सकती हैं अपने लिए, समाज के लिए। और रुपेश भी सिर्फ 8 सालों का उनका जर्नलिज्म का करियर है, उससे पहले वो किसी और काम से जुड़े हुए थे, इवेंट मैनेजमेंट की कंपनी में थे शायद। तो रुपेश की जी भी जर्नलिज्म अभी बहुत बाकी है। और झारखंड जैसे जगहों पे, जहाँ पे किसी भी जर्नलिस्ट के लिए जो जन सरोकारों की पत्रकारिता करना चाहते हैं, उसके लिए आसान नहीं होता है। चाहे वो सरकार के सपोर्ट से भी करना चाहें कोई किसी काम को, तो वो आसान नहीं होता है। वो झारखंड में आज भी दूर-दूर गाँव देहातों तक पहुँचना इतना आसान नहीं है। मैंने भी कई सारे मामले ऐसे कवर किए हैं जिसमें जब घटनाएँ होती थी तो उन रास्तों पे चलना मुश्किल हो जाता था। लेकिन उसके बाद भी वहाँ जा कर के जो पत्रकार हैं झारखंड के, वो जाके वहाँ से रिपोर्ट लाते हैं, और बहुत ही मेहनत करके। मैं तो ये मानता हूँ कि जर्नलिस्ट जो मेहनत करते हैं उसको उस तरीके का मुआवजा तक नहीं मिलता है जो दूसरे प्रोफेशन में मिलते हैं। और अगर आप किसी भी प्रोफेशन की बात करें, जर्नलिज्म में जितने आज के वक्त में भी अगर आप थोड़ा सा भी मेहनत कर रहे हैं और जन सरोकारों को समझ करके लिख रहे हैं, चीज़ों को आम आदमी तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, दूर दराज जाकर रिपोर्ट कर रहे हैं, तो इसमें इतनी मेहनत है, इतनी कठिनाइयाँ हैं, जहाँ पे इंटरनेट नहीं है, जहाँ पे गाड़ियाँ नहीं जा सकती हैं, और रिसोर्सेज की कमी है। और ऐसा माना भी जाता है, जो जो हिंदुस्तान को समझते हैं, भारत को समझते हैं, वो कहते भी हैं कि पत्रकारिता जो है वो रूरल इंडिया में ही है, वहीं से होती है और वहीं से खबरें आती हैं। बाकी जो है प्रोग्राम के तौर पे, प्रेस कॉन्फ्रेंस के तौर पे दूसरी सारी जगहों पे चीज़ें होती हैं। लेकिन ये काम करने के बावजूद अंजाम ये होता है कि पत्रकार को भी सफ़र करना पड़ता है, उनके फैमिली को भी सफ़र करना पड़ता है। हमारी ये पूरी कोशिश थी कि हम उन तमाम पहलुओं को छू सकें, समझ सकें, और इप्सा जी के साथ में ये एपिसोड हमने इसलिए किया था कि रुपेश
के साथ में उनका जो भी मामला चल रहा है उनको आप भी समझ सकें। तो हमें उम्मीद है कि आपको ये एपिसोड अच्छा लगा हो। अगर इप्सा जी कुछ और बोलना चाहती है तो बोल सकती है, हमारे पास 5 मिनट का वक्त और है, अगर वो बोलना चाहें तो। मैं बस ये कहना चाहती हूँ कि हमें जो है सिर्फ रुपेश के लिए ही नहीं, जो भी तमाम जो भी राजनीतिक बंदी हैं उन सबके लिए मतलब आवाज उठानी चाहिए। और मैं सरकार, हमारी जो सरकार है, राज्य सरकार है, केंद्र सरकार है, मैं उनसे एक अपील करती हूँ कि आप इन तमाम राजनीतिक बंदियों को बिना शर्त अविलंब रिहा करें। मैं इसकी मांग करती हूँ उनसे। जी, सर जी ने सही बात कही है। हिंदुस्तान में अर्बन नक्सल के नाम पे और CANRC से जुड़े हुए कई सारे केसेस के नाम पे बहुत सारे लोगों, दिल्ली दंगों के नाम पे बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे स्टूडेंट्स को, सर्जिल इमाम से लेकर सैफ खालिद, उमर खालिद और नौलखा और भी बहुत सारे लोग हैं, देखिए, गुलफिसा हैं, लड़कियां भी हैं, वो जेल में हैं। तो कई कईयों के ट्रायल भी शुरू नहीं हुए हैं। और हमने जुबैर का मामला भी देखा कि कैसे जुबैर को अरेस्ट की गई, और वो फैक्ट चेकिंग के नाम पे पूरे दुनिया में अपनी पहचान बना चुके थे। और जब उनकी अरेस्टिंग हो गई उसके बाद कई सारे मामले उनके ऊपर लादे गए हैं। खैर जुबैर को बेल मिल गई, लेकिन उस तरह के कई सारे लोग आज भी जेलों में हैं, 2-2 सालों से ऊपर बिना ट्रायल के जेलों में हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि इस एपिसोड के जरिए और इप्सा जी ने जो अपनी एक अपील की है उसके जरिए से सरकारों तक ये बातें पहुंचेंगी कि जो देश के कीमती लोग हैं वो देश के जेलों से बाहर रहें, अपने काम को अंजाम दें, ताकि सरकारों को और समाज को भी फायदा हो। हमारे साथ ये एपिसोड देखने के लिए शुक्रिया, और हमारे साथ जुड़ने के लिए इप्सा जी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी धन्यवाद और सभी साथियों का भी धन्यवाद।